कह रहे हैं लोक लेखा समिति बेटा क्या करती है न्यायिक कार्य है? प्राक्कलन समिति। वो ये प्राक्कलन कह रहे हैं। अच्छा एक काम करो, बड़ी बुद्धिमानी से 4 लोग 4 उत्तर बता दो, है ना, तो उत्तर हो ही जाएगा, कंफर्म है। नहीं, लोक लेखा समिति अगर आपने बताया बेटा तो कुछ पढ़ा है कि मैंने एक अंदाजा है, पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? क्योंकि जो बातें कहनी है बेटा वो तर्क के आधार। देखो एक बात, कोई कुछ भी टिक कर दे, सही हो ही सकता है, तो ऐसा रिस्क हम परीक्षा में नहीं ले सकते कि एक रिस्क ले लें, क्या पता सही हो जाए क्या गलत है, ऐसे नहीं ना। न्याय करती है, मैंने जमीन जायदाद का झगड़ा वगड़ा होता है निपटा। हाँ, विपक्ष का होता है। हाँ हाँ, तो अध्यक्ष तो सबके होते हैं ना बेटा। हाँ, अध्यक्ष तो सबके होते हैं ना, सारी समितियों के। इनसे राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है, समितियों से राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। समितियां अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हैं। खूब बेटा एकदम ट्रांसपेरेंट रहिए, मैंने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। तथ्यात्मक चीजों से नहीं बात बनेगी, हम कह रहे हैं। ये समितियों से राष्ट्रपति से क्या लेना देना है? ये सदन की समितियां हैं, अपना रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती हैं, राष्ट्रपति से इनसे कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति से लेना देना था सीएजी का, वो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। अब राष्ट्रपति उसका अचार बनाए, मुरब्बा बनाए, फेंक दे, उसे उनको कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति उसको सदन के पटल पर रखवाते हैं, है ना। तो अभी बदलने का विकल्प है उत्तर, मैंने जो उत्तर बताया हो उसको चेंज कर सकते हो भी। हाँ, नहीं तो ही लिखवाना था, तो मुझे लगा लिखवाने के पहले हम आपसे कुछ पूछ ही ले, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, है ना बेटा। लोक लेखा समिति अर्ध न्यायिक कार्य करती है। उत्तर तो आपका सही हो गया, लेकिन आप बता नहीं पाए, तो हम बता रहे हैं बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है और उस प्रश्न का भी उत्तर देंगे कि अब वो शिकारी कुत्ता हो गया है, ऐसा प्रश्न जो पूछा गया था उसका क्या मतलब था। हाँ, तो उस पर भी आज चर्चा करके तब अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात थी कि सीएजी एक रिपोर्ट बनाता है, विभागों की रिपोर्ट बनाता है, मंत्रालय की रिपोर्ट बनाता है कि पैसा सही खर्च हुआ गलत खर्च हुआ, तो एक रिपोर्ट बनाता है। हो सकता है मंत्री उस रिपोर्ट से सहमत ना हो कि भाई आप गलत सलत आकलन कर ले रहे हैं, सही ढंग से आकलन कर नहीं रहे हैं, तो सीएजी और उस मंत्रालय के बीच में गतिरोध हो सकता है। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो पिछली सरकारों में विनोद राय जी थे सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कपिल सिब्बल थे उस समय मंत्री, वो लगे बयान देने की हवाई किला बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जोर से डांटा कपिल सिब्बल को भी चुप रहिए, आप इसमें 3-5 मत करिए, सीएजी जो रिपोर्ट दे रहा है उसको देखने दीजिए। तो उसमें होता यह है ना बेटा कि सीएजी अपनी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट जाहिर सी बात है अगर खराब लिखा गया, किसी न किसी विभाग के विरुद्ध होगा, किसी न किसी मंत्रालय के विरुद्ध होगा, तो उसकी बचाव करने लगता है मंत्री। अच्छा, मंत्री भी कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, हल्का फुल्का होता नहीं, तो कभी कभी गतिरोध हो जाता है सीएजी और विभागों के बीच में। समझ पा रहे हैं? तो जब सीएजी और विभागों के बीच में गतिरोध हो गया, सीएजी या वित्त मंत्रालय के बीच में कोई गतिरोध हो गया, सीएजी कह रहा है ये और मंत्रालय कह रहा है नहीं ये, हो सकता है। तो ऐसी दशा में लोक लेखा समिति न्यायिक कार्य करती है। वो जो फैसला देगी वो अंतिम होगा, मान्य होगा और भविष्य में उदाहरण के रूप में भी स्वीकार्य होगा। यह इसका न्यायिक कार्य है। क्लियर है बेटा? तो 2 लाइन लिख लो, अच्छा रहे। क्या बेटा? सुप्रीम कोर्ट में तो जाता ही है, जब बवाल होता है ज्यादा तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में जाता ही है। उस पर भी ना माने भाई, उस पर भी ना माने तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही अंतिम विकल्प। अरे अर्ध न्यायिक कहा गया है बेटा? हाँ लिखें,
एक नोट बना के लिख लो पहले, तब आगे बढ़ें। कुछ आज बात करेंगे हम आपसे और, ठीक है? लिखें, लोक लेखा समिति का अर्ध न्यायिक कार्य। हेडिंग बना लो बेटा, लोक लेखा समिति का अर्ध न्यायिक कार्य। तो क्या है बेटा अर्ध न्यायिक कार्य, उसी को थोड़ा सा समझना और फिर 2 सेकंड का उत्तर है बताना। हाँ, लिखें, वित्त मंत्रालय तथा सीएजी के मध्य, वित्त मंत्रालय तथा किसके बेटा, सीएजी के मध्य तथा किसी अन्य मंत्रालय तथा सीएजी के मध्य गतिरोध हो जाए तो क्या हो जाए बेटा, गतिरोध माने व्यवधान हो जाए तो लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति अंतिम निर्णय देती है। तो कौन बेटा, लोक लेखा समिति अंतिम निर्णय देती है तथा वह निर्णय मान्य व स्वीकार्य होगा। और वो बता देगी कि फलाने सही है, ढमाका गलत है, तो वो मानना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? मान्य है तथा भविष्य में इसे उदाहरण के रूप में, नजीर के रूप में स्वीकार किया जाता। मैंने उस तरह का मामला अगर भविष्य में कोई आया तो इसके निर्णय को उदाहरण के रूप में रखा जाता है। क्लियर हुआ? यानी लोक लेखा समिति अर्ध न्यायिक भूमिका में भी हो जाती है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, चर्चा तो हो ही गई है, थोड़ी थोड़ी सारी समितियों पे बात हो गई है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य बेटा? 22। शुरू से 15। हाँ, फिर बाद में बढ़े। वित्त की सबसे बड़ी समिति लोकसभा की, हाँ, प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं ना बेटा? हाँ, और पहले 30 नहीं थे, पहले 25 थे, बाद में बढ़ गए। वो सब तथ्यात्मक चीजें हैं। क्लियर है बेटा? एक विषय पे बात करने का मेरा मन है, थोड़ा सा चर्चा कर दें। मानव विकास सूचकांक टीचर ने पढ़ाया है? HDI जी बेटा? पढ़ाई ही नहीं अभी? वो करंट में रहे चाहे वो जैसे भी रहे, पढ़ना है ना? तो क्या मैंने क्या समझ में आया, क्या चीज है ये? मैंने जैसे टीचर ने कुछ बताया, करंट में बताया, चाहे देखो, अगर कोई टीचर ये बताता है कि भारत के HDI में फलाना नंबर है, तो वो हम भी पढ़ लेंगे। पुलिस देख के ना, मैगजीन में हम भी पढ़ लेंगे। पढ़ाने की चीज है, पढ़ाने की चीज। जो बार बार क्वेश्चन देखो, पीछे आपसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में कितने चर हैं, मानव विकास सूचकांक के कितने संकेतक हैं, मानव विकास सूचकांक किसका मापक है, मानव विकास सूचकांक से क्या मापा जाता है? आखिर कुछ तो नापा जाता होगा, तो क्या नापा जाता है? जैसे जीवन की प्रयासता हो गया सर। नहीं, नापा क्या जाता है? अब यही सब ठीक बात नहीं लग रही। परीक्षा एकदम नजदीक आ गई और फिर इस तरह से सन्नाटा तो अच्छी बात नहीं है। चलो हम बात कर लेते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक्चुअल में अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति, संपोषणीय विकास, समावेशी विकास, ये दुनिया भर के नाम आए होंगे, है ना? और नहीं भी आए होंगे तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है? तो हम तो जहां पे निशाना साध रहे हैं हम वही आपको बताने वाले हैं। आर्थिक समृद्धि नापने का जो तरीका है वो सबसे आसान है, और उसे नापने के लिए हम निकालते हैं नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से हम क्या नापते हैं? आर्थिक समृद्धि नापते हैं।
क्लियर है? तो ये चूंकि इसमें परेशानी ये थी कि इसका विकास साइमन कुजनेट्स ने किया था, अर्थशास्त्री थे, कि कैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय नापी जाए। आसान नहीं है बेटा, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम था। तो प्रक्रिया का जो तरीका था वो साइमन कुजनेट्स ने बताया, और इतना बड़ा काम था कि उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1970 में। बहरहाल, तो अगर हम ये पता लगाएं कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है या आपके घर वालों की कितनी इनकम है, ये सिर्फ ये बताता है कि आपके घर के लोगों की समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है। अगर आपके घर के लोग 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई बढ़िया समृद्धि है। इससे तो खाली एक चीज का पता चलता है कि आपके पॉकेट में पैसा है, लेकिन क्या इससे यह भी पता चलता है कि आपकी जिंदगी भी बेहतर हो रही है? हाँ या ना बोलो। पैसा होना अल्टीमेट गारंटी नहीं है कि आपकी जिंदगी बेहतर हो। वो बेहतर तब होगी जब उस पैसे का आपके जीवन में उपयोग हो। बोल नहीं रहे बेटा। तो अगर किसी के पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है या किसी की इनकम बढ़ रही है तो ये द्योतक है कि भाई उनकी आर्थिक समृद्धि हो रही है, लेकिन ये इस बात का स्पष्ट द्योतक बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों की जिंदगी, जीवन स्तर भी बढ़िया हो रहा हो। बहुत ढेर सारे लोगों को मैं देखता हूं ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, विचित्र ढंग से रहते हैं, और मैं ये भी देखता हूं कुछ लोग थोड़ा कम भी कमाते हैं लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा होता है। तो आर्थिक समृद्धि यह नहीं बताता कि लोगों का जीवन भी बेहतर होगा। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय पता चल जाए, प्रति व्यक्ति आय माने वही राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, तो ये इस बात का द्योतक बिल्कुल नहीं है कि वहां के लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी। जिंदगी तो तब बेहतर होगी ना कि आपके पॉकेट का पैसा आपके काम आ रहा हो, और वो पैसा खाली बैंक जा रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी पे असर हो रहा है। हाँ, अकाउंट पे असर हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये कैसे नापा जाए? लेकिन एक बात तो तय है बेटा कि पॉकेट में पैसा होगा तभी हमारी जिंदगी बेहतर होगी, नहीं होगा तब तो सवाल ही नहीं है। तो एक बात तो तय हो गई कि जिंदगी बेहतर होने के लिए आर्थिक समृद्धि जरूरी है, लेकिन आर्थिक समृद्धि एकमात्र जिंदगी बेहतर की गारंटी नहीं है। सहमत है इससे? अच्छा, तो समृद्धि नापना तो बहुत आसान है। आपका अकाउंट देख लें, घर में पैसा देख लें, सब जोड़ जाड़ के बता दें इतना पैसा, ये इजी है। लेकिन ये कि आपके जीवन पे इसका क्या असर हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये नापना बहुत कठिन कार्य है। खुशी नापने का कोई पैरामीटर नहीं है, या कोई थर्मामीटर नहीं बनाए कि मुंह में लगाएं और देख के बताएं हाँ खुश हैं। तो कैसे नापा जाए कि मनुष्य प्रसन्न रह रहा है, खुश रह रहा है, जीवन लोगों का बेहतर है? ये आसान नहीं था। इसी को नापने के लिए एचडीआई का विकास किया गया। तो एचडीआई का विकास वास्तव में इसलिए किया गया कि आर्थिक समृद्धि तो नापेंगे ही नापेंगे, क्योंकि जब तक पॉकेट में पैसा नहीं है तब तक अच्छा होने की तो संभावना ही नहीं है। हाँ, पॉकेट में पैसा होके भी अच्छा ना हो इसकी संभावना है। तो आखिर अच्छे जीवन के लिए कैसे नापने का पैरामीटर बनाए? तो वो फिर आया आर्थिक विकास। वो समृद्धि से एक कदम आगे है। कौन बेटा? तो आर्थिक विकास दो चीज बताता है कि समृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तब उसको समृद्धि ना कह के विकास कह देंगे। क्लियर है? अब कैसे नापें? पूरी दुनिया चिंता में थी कि आखिर वो नापने का तरीका तो बनाना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी न्यूज ये है कि इसका विकास दो पट्टीदारों ने ही किया। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे क्या है, महबूबुल हक साहब, और भारत के अमर्त्य सेन। बहुत बड़ी बात है बेटा। और इन दो लोगों ने विकास किया एचडीआई का। एक्चुअली में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलप, यह भी पूछा गया, यह भी आपसे पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से जारी करता है बेटा? 1990 से। तो ये आखिर क्या था? तो इन्होंने कहा कि इसमें 3 वेरिएबल यूज किए जाएंगे और 4 संकेतक प्रयोग किए जाएंगे। दोनों पूछा है पीसीस में, कुछ इधर का उधर समझते हैं, कुछ उधर का इधर समझते हैं। तो इसके जो चर हैं वो 3 हैं और संकेतक हैं 4 हैं। तो कभी कभी यही पूछेगा कौन सा चर नहीं है, कौन सा चर है, कौन सा संकेतक है, नहीं है, जानना पड़ेगा ना बेटा। तो इसकी जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, वो पहला है जीवन प्रत्याशा।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा क्या बेटा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कितने हो गए चर बेटा? 3। क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। संकेतक 4 हो गए। तो चर अगर 3 है तो संकेतक 4 कैसे होंगे? तो ऐसे होंगे। एक्चुअल में शिक्षा में 2 संकेतक का प्रयोग किया जाता है, 2 उसमें इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। एक का नाम है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल में बिताए गए समय का औसत, और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल में समय बिताए जाने की प्रत्याशा। इन दोनों को जोड़ के शिक्षा का इंडिकेशन प्राप्त होता है। तो कुल मिला के कितने इंडिकेटर हो गए? 4। वेरिएबल कितने हो गए? 3। तो इंडिकेटर कौन कौन हो गए बेटा? एक तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में 2 हो गए। कौन कौन? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और चौथा तो प्रति व्यक्ति आय है। तो कुल संकेतक कितने हो गए? 4। वेरिएबल कितने हैं? 3। खूब पूछा है आपसे। अब कैसे निकाला जाता है बेटा? वो उसका एक बड़ा स्पष्ट फार्मूला है, उसी फार्मूले से सब निकाला जाता है। वास्तविक मान माइनस न्यूनतम मान बटे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान गुणे सब। हर चर की वैल्यू निकालने के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। और इस फार्मूले की खासियत यह है कि कैलकुलेशन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। कितनी आएगी बेटा? 0 से 1 के बीच में आएगी। जो 0 के करीब होंगे वो बुरे हैं, जो 1 के करीब होंगे वो अच्छे हैं। कम से कम बेसिक चीजें तो दिमाग में रखिए। चलिए भाई, तो हमारा इलाका नहीं था, मुझे लगा कुछ आपसे बात कर ले। तो वेरिएबल कितने? 3 बेटा, संकेतक 4, भूलिएगा मत। संकेतक का नाम याद रखिएगा। क्लियर है? वेरिएबल का नाम याद रखिएगा, कब शुरू किया गया याद रखिएगा, इसे नापा किया जाता है याद रखिएगा। न कि याद करके जाएंगे कि इस वर्ष मानव विकास सूचकांक में भारत 133वें स्थान पे है। ये पूछा उछा तो नहीं ही जाएगा और तेल तो निकालेंगे आपका, ऐसे थोड़ी पूछ के भागने देंगे। क्लियर है बेटा? तो उन चीजों पे फोकस किए रहिए जिसकी संभावना पृथक है। मुझे लगता है पिछले 3-4 साल का पेपर देखो तो आपसे वेरिएबल भी पूछे गए हैं और आपसे संकेतक भी पूछे गए। अच्छा, बच्चे इसी में बड़ा घबराते हैं, कहते हैं कि 3 ही तो है तो संकेतक भी 3 होगा। ना ना, चर 3 है, संकेतक 4 है, क्योंकि शिक्षा में 2 संकेतक है। अच्छा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का क्या मतलब है? अंग्रेजी का शब्द है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, माने स्कूल में बिताए गए समय की प्रत्याशा। जैसे एक 25 साल का व्यक्ति है, उसे पकड़ के पूछो, भैया अब तक आपने अपने जीवन का कितना समय स्कूल में बिताया? तो बताएगा ना 5 साल, 10 साल, 8 साल, कुछ भी बताएगा। इसको कहते हैं स्कूल में बिताए गए समय का औसत। और एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी 5 साल का बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है तो क्या उम्मीद की जाए कि वो कितने दिन तक पढ़ेगा, माने उसके पढ़ने की क्या उम्मीद है? उम्मीद तो रहती है। गांव में कुछ खास वर्ग के लोगों के देखो बच्चों को, तो वो मालूम चला कि 5 के बाद बकरी ही चराएंगे, तो एक्सपेक्टेड है 5 साल पढ़े, उसके बाद इनको आगे पढ़ना उड़ना नहीं, माँ बाप भी कहते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और माँ बाप एकदम पीछे खड़े हैं कि बेटा जहां तक पढ़ोगे वहां तक पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 25 साल के व्यक्ति से आंकड़ा लिया जाता है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का आंकड़ा 5 वर्ष के बच्चे के साथ लिया जाता है। ये सब बेटा आपको जानना चाहिए। और नहीं तो खाली ये कि HDI में भारत का कौन सा स्थान है, इससे गाड़ी तो चलेगी नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, अपने इलाके की ओर बढ़े, है ना? तो मेरा इलाका है बेटा कौन सा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सब कोर्ट है। लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। तो थोड़ा सा देखिए बेटा, हम लोगों ने एक संघात्मक स्वरूप अपनाने की कोशिश किया, यानी हम लोगों ने अपने संविधान में एक संघात्मक स्वरूप अपनाने का प्रयास किया। संघात्मक संविधान में, अरे मान लो ये केंद्र है और ये क्या है बेटा? राज्य है। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों में होंगी।
और अगर आप संघात्मक व्यवस्था में हैं तो तीनों में तो होंगी ही होंगी, और तीनों में सब एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगी, पृथक होंगी। मैंने कई दफा आपसे कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अधीन कोई कर्मचारी नहीं है। समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कोई आदेश दे सकते। सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। आपका अधिकार क्षेत्र अलग है, मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है। ठीक ऐसे समझो जैसे आपके गार्जियन और मैं, आपके गार्जियन आपके ऊपर अधिकार रखते होंगे किसी खास क्षेत्र में, और मैं भी अधिकार रखता हूं किसी खास क्षेत्र में। जब आप यहां आ गए तो मेरा अधिकार है, जब आप घर चले जाएंगे तो आपके गार्जियन से हमारा कौन सा रिफ्टिंग है? इलाका दोनों अलग अलग है। तो प्रधानमंत्री का इलाका अलग है, मुख्यमंत्री का इलाका अलग है, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यहां तो है स्वतंत्रता बेटा, क्लियर है? अब थोड़ा देखने की कोशिश करिए। तो एक तो है बेटा कार्यपालिका, केंद्र में भी होगी, बोले राज्य में भी होगी कार्यपालिका। थोड़ा सा देखो, ये सब नहीं करते हो आप, तथ्यात्मक चीजें पढ़ते हो, इसी में होती है तकलीफ। थोड़ा सा एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। कार्यपालिका क्लियर है बेटा? और विधायिका, हाँ दोनों जगह है, यहां भी विधायिका है, नाम कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। और न्यायपालिका, बोले बेटा? तो यहां भी होगी क्या न्यायपालिका? अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। विधायिका तो डिसजॉइंट है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। संसद राज्य विधानमंडल को आदेश थोड़ा ही देगी। जो अधिकार क्षेत्र बांटा गया है सबका, उस अधिकार क्षेत्र में सब लोग अपना अपना काम करेंगे। क्लियर है? कार्यपालिका में थोड़ा सा गतिरोध है, क्योंकि केंद्र में कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति है और राज्य में कार्यपालिका का मुखिया राज्यपाल है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यहां तो गतिरोध हो गया। और संविधान में राज्यपाल का पद बनाते समय सबसे लंबी चर्चा हुई, और यह समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाए। लेकिन अब अगर हमारा राज्यपाल है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्य की कार्यपालिका पर केंद्र का दखल तो हो गया। बोल नहीं रहे? तो संघात्मक व्यवस्था में एक गड़बड़ यहां दिखी। लेकिन फिर भी वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, तो मान लिया जाता है कि चलो भाई ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इधर आइए, यहां तो महा गड़बड़ है, क्योंकि राज्य की न्यायपालिका और केंद्र की न्यायपालिका अलग अलग तो बिल्कुल है ही नहीं है, ये एक सूत्र में जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि ये संघात्मक व्यवस्था के तो बेटा एकदम खिलाफ है। राज्य के न्यायालय और केंद्र के न्यायालय अलग अलग अधिकार रखते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं होता। लेकिन हमारे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के पैरों के नीचे है, सपना नहीं देख सकते ये सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा के विरुद्ध। क्लियर है? तो ये जो न्यायपालिका हम लोगों ने बनाया बेटा, वो हम लोगों ने ज्वाइंट बना दिया। ये तो पृथक पृथक दिख रहा है, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल पृथक पृथक है ही नहीं। तो पूरा एक पद सोपान जैसा है, सीढ़ी जैसा है। तो कैसा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। जैसे हमारी न्यायपालिका कुछ इस तरह की है ना? तो मोटा मोटा तो 3 स्तर है, वैसे एक चौथा स्तर भी है जिसको लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम स्तर पे भी ग्राम न्यायालयों की या न्याय पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है। तो उसको छोड़ दीजिए, तभी कम से कम 3 स्तर तो दिख ही रहा है। हमारे संविधान के भाग 6 में, भाग 5 में है ना बेटा, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। संविधान के भाग 6 में 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की चर्चा है। बोले बेटा? तो यहां पे चर्चा है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और यहां पे चर्चा है और यहां पे 233 से 237 तक जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा है। और ये भी है किसमें बेटा? भाग 6 में।
क्लियर है? तो यहां पे जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, फिर इसके ऊपर देखो सीढ़ी जैसा बना है ना, तो इसके ऊपर कौन है बेटा? हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो एक सीढ़ी जैसा है कि अलग अलग है? सीढ़ी जैसा है, और ऐसा ही है। किसी संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका ऐसी नहीं होती। जैसे अमेरिका में भी तो संघात्मक व्यवस्था है ना बेटा, तो अमेरिका के राज्य के जो न्यायालय हैं उनका फैसला अंतिम है। क्षेत्र ही बांट दिया गया, वो अपने क्षेत्र में जो फैसला करेंगे वो आखिरी फैसला होगा, कहीं कोई अपील सपील नहीं होगी। क्या हमारे यहां भी उच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है? नहीं होता। होना चाहिए था। इसका मतलब है कि संघात्मक व्यवस्था अपनाने के बाद भी हमारी न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था जैसी है। क्लियर है? तो बारी बारी चर्चा, इसीलिए अब मैं जब पढ़ाता हूं तो तीनों एक साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि तीनों ज्वाइंट है, जुड़ी हुई है बेटा, अलग अलग है ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो चूंकि अलग अलग भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा अलग अलग करके ही पढ़ लेते हैं, कोई हर्जा नहीं। हेडिंग बनाइए, भारत की न्यायपालिका। अच्छा सर, जो कार्यपालिका वाला मतलब केंद्र और राज्य वाला होता है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो मतलब जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल, उसमें ज्यादा इस समय वो होगा ही होगा बेटा, वो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से तो नहीं करेगा। वो किसको करेगा आपको पता ही है, जिधर इशारा होगा उसको करेगा। तो अगर किसी राज्य में केंद्र के अगेंस्ट कोई पार्टी है या ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार से अलग हो, तो जाहिर सी बात है रिफ्टिंग तो होगी। राज्यपाल हमेशा लॉयल्टी दिखाएगा केंद्र के प्रति। क्यों? उसी की रहमो करम पे जीना है। पल भर में बोरिया बिस्तर लेके रवाना कर दिए जाएंगे तो काहे नहीं सोचेंगे। और मुख्यमंत्री केंद्र के एजेंडे को वहां पे लागू नहीं होने देगा। अगर कोई राजनीतिक एजेंडा है तो वो गतिरोध करता रहेगा। तो ये सब लिफ्टिंग होती रहती है। यही तो परेशानी हुई राज्यपाल का पद। बहुत गंभीर समस्या है हमारे संविधान में राज्यपाल का पद। इसलिए तमाम आयोग बनाए गए, सिर्फ इसलिए कि केंद्र राज्य के संबंधों को कैसे बेहतर किया जाए। हर आयोग ने यही कहा कि यही बदमाश है, चाहे वो राजमन्नार आयोग हो, चाहे वो सरकारिया आयोग हो, चाहे कोई आयोग हो, सब ने यही कहा कि यही विवाद की जड़ है। और वो कहता है कि हाँ है, कोई कुछ कर लेगा, हम तो राष्ट्रपति के रहमो करम पे रहेंगे, साहब को खुश करने की हर बात करेंगे, और मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उठाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम तो करेंगे वही जो हमें निर्देशित किया जाएगा। ठीक है? न उनकी कोई नैतिकता है, न उनकी कोई मर्यादा है, न उनका कोई आदर्श है। पिछले चुनाव में आपने देखा, कभी सबसे बड़े पार्टी को बुला लिए, कभी कोalition को बुला लिए। अगर आप एक राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को अगर बुलाया तो हर राज्य के राज्यपाल को बुलाया जाना चाहिए। फिर कह रहे नहीं, सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाएंगे, जिनका गिरोह तगड़ा है उनको बुला लेंगे। तो क्या हो रहा था, मुझे लगता है आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता, लेकिन राज्यपाल ये सब करता रहता है। थोड़ा लिख लो 2 लाइन बेटा। हाँ लिखें, संघात्मक स्वरूप अपनाने के उपरांत भी, संघात्मक स्वरूप अपनाने के उपरांत भी हमारी न्यायपालिका एकात्मक स्वरूप की है। कैसी है बेटा? एकात्मक स्वरूप की है, अर्थात संपूर्ण न्यायपालिका एक सोपानिक क्रम में, इंग्लिश में इसको कहते हैं हायरार्की। हाँ वेरी गुड। इसे एक सोपानिक क्रम में क्या किया गया बेटा? स्थापित किया गया। ठीक है? बड़ा गंभीर हो गए हो भाई। नहीं, बातचीत करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सीरियस होने से पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो क्लियर हुआ? कभी आपको एक कमेंट करने के लिए आए कि भारत संघात्मक नहीं वरन एकात्मक स्वरूप दिखाता है, तो इसका नाम तो जरूर लेना पड़ेगा।
न्यायपालिका का नाम तो लेना ही पड़ेगा, है ना बेटा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। अमेरिका में ना बेटा हर राज्य के संविधान अलग अलग हैं और एक दूसरे से अलग हैं, एक कैसा बनाया है वो जाने। और इसीलिए कहा जाता है अमेरिका के लगभग 13 प्रांतों में मौत की सजा नहीं दी जा सकती, उन्होंने नहीं बनाया अपने संविधान में। तो जाहिर सी बात है कि जब राज्य का अधिकार है तो आप अपना काम करो, राज्य को अपने हिसाब से अपनी चीजें बनाने दो उनको। जो जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर पहले था, अब नहीं, तो संघात्मक स्वरूप के अनुकूल था। वो अपना संविधान बनाए, अपने संविधान को जो जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। तो संघात्मक व्यवस्था में यही होता है कि राज्य अपना संविधान बनाता है, उसको जो जो ठीक लगे वो बनाए अपने राज्य के लिए। लेकिन अब बाकी राज्यों को आपत्ति होती थी कि हमारे साथ बेईमानी और उनके साथ ऐसा क्यों, तो कहा कि लो भैया वो भी आपके जैसे हो गए, तो बराबर कर दिया गया, 370 हटाया गया। क्लियर है? चलिए हेडिंग बनाइए बेटा, इस डायग्राम को बनाइए और साफ साफ लिखिएगा। आजकल बड़ा हाय तौबा मचा हुआ था कॉलेजियम सिस्टम को, है ना? तो वो सब क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आज प्रयास करेंगे। अब जबरदस्ती चल रहा है, विवाद खत्म हो गया है, लेकिन मिटा दे इसको बेटा, बना लो जल्दी से। एक्चुअल में है क्या ना बेटा कि ये सब लड़ाई पावर की है, कि शक्ति हमारे हाथ में आ जाए तो शक्ति इनके हाथ में ना रहे, यही सब चल रहा है। तो देखते हैं, अभी चर्चा होगी, आप ही फैसला करिएगा कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, कितना लंबा है लिखे जा रहा हो इतनी देर से, जल्दी करो जल्दी निपटाओ। जगदीप धनखड़ और किरण रिजिजू थे, उन पर तो बम्बई हाईकोर्ट में जब तैयार हो गया, मतलब नहीं ये सब तो चलता रहेगा, डेमोक्रेसी है तो यहां तो ये सब चलेगा। एक बात मुझे बताइए कि ठीक है हमारे देश की व्यवस्था है और चली रही है, अब तक तो इतने दिनों से चली रही थी, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आईएएस ये फैसला करेंगे कि अगला आईएएस कौन होगा? ये उचित है? वो कहें कि नहीं बड़े न्यायपूर्ण ढंग से हम ये फैसला करते हैं कि अब कौन कौन आईएएस बनेगा, और ये फैसला सिर्फ आईएएस के हाथ में दे दिया जाए, ये उचित है? तो कौन न्यायाधीश बनेगा, ये फैसला न्यायाधीश करेंगे। देखिए हम किसी की आलोचना करना, न्यायालय की आलोचना करना बड़ा अपराध है, दंडनीय है भाई, ठीक है, लेकिन मैं एक बात तो कह रहा हूं बेटा कि न्यायालय ही ये फैसला क्यों करेगा कि कौन न्यायाधीश बनेगा। मैं ये एलिगेशन नहीं कर रहा हूं कि वो गलत लोग हैं, गलत फैसला करते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलत होगा तो क्या कर लेंगे, संभावना तो है ना। नहीं एक चीज बताओ, जैसे अभी मीडिया वगैरह में आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ खास परिवारों के कुछ खास तरह के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो बात नहीं है। क्या भारत में और लोग है ही नहीं है जो न्यायाधीश बन सके? उनके पास योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ खास परिवार कुछ खास संदर्भ से अगर आप जुड़े हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। तो सब कुछ तो बड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। अरे बेटा एक चीज बताओ, एक तो आईएएस बनने के लिए इतनी धाकड़ परीक्षा होती है, और जहां आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन रहे हो, जहां देश के भाग्य का फैसला होगा, क्या क्या डिसीजन होगा, वहां तो कुछ ट्रांसपेरेंसी रहनी ही चाहिए ना। नहीं तो अंदर खाने में क्या क्या चल रहा है कौन जाने। कोई एग्जाम कोई परीक्षा कोई इस तरह की चीज अगर चाहे तो बनाए, अच्छे लोग चुन के जाएं, अच्छे लोग, दुनिया के ढेर सारे देशों में न्यायाधीश भी चुने जाते हैं, वो हमारे यहाँ तो साहब बड़ी विचित्र परंपरा बनाई गई। तो थोड़ा सा आज बात करते हैं बेटा इस पे, है ना, चर्चा करेंगे। शुरुआत करें, हेडिंग बनाए सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसमें न्यायाधीश कहते हैं कि जो कॉलेजियम प्रणाली है वो सही है, और जो मतलब अगर प्रशासनिक वाले क्षेत्र में जो है वो अभी हम बताएंगे, आप देखिएगा कौन गलत है कौन सही है, आपके सामने हम सब चीज प्रस्तुत करेंगे, फैसला आप करेगा। अरे भाई एक चीज बताओ, अगर न्यायालयों को सही नहीं लग रहा होता तो उसको काहे लागू किए रहते? उनको तो लग ही रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि हम कभी गलत करते नहीं, क्योंकि हम ऊपर से पराशक्ति ने हमको भेजा है, हम गलत सोच ही नहीं सकते। ये संभव है, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप की जितनी बुराइयां हैं किसी में हो सकती है,
वो चाहे जज हो चाहे कोई हो, तो थोड़ा उसको बचाने की कोशिश तो होनी चाहिए। सरकार ने यही किया और टूट पड़े सब लोग मधुमक्खी के छत्ते जैसा। चलो आगे बढ़ते बेटा, हेडिंग बनाइए सुप्रीम कोर्ट। शुरुआत किया जाए, लिखें आर्टिकल 1 to 4 याद है ना, अनुच्छेद 124। वो तमाम सब क्लासेस में बटा हुआ है बेटा, जहां जरूरी होगा हम बताएंगे आपको, लेकिन मोटा मोटा अनुच्छेद 124 है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक चर्चा की गई है। तो कहा गया है 124(1) में कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और तब तक 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे जब तक संसद विधि द्वारा न निर्धारित करे, है ना बेटा। और जाहिर सी बात है कि संसद ने समय समय पर विधियों से निर्धारित किया है। अभी 2019 में सुप्रीम कोर्ट अधिनियम को संशोधित किया गया है और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 33+1 कर दिया गया। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। शुरुआत करिए। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक क्या होगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तथा जब तक संसद न निर्धारित करे न निर्धारित करे 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। जब तक संसद न निर्धारित करे 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। थोड़ा सा बेटा पीछे चले। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एक तो और दो तो नहीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसमें कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन तो नहीं पूछा गया ना। सत्रह सौ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लिखाया है मैंने। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सन 1774 कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। नाम वाम याद होगा आपको, वो हम पूछेंगे भी नहीं, है ना, वो आप याद करिए। बहरहाल तो बन गया था सर्वोच्च न्यायालय। वो अलग बात है कि वो आज के स्वरूप वाला सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नामक शब्द भारत में पैदा हो गया था। जी बेटा, भैया जी ठीक है, अच्छी बात है, उसको हम ठीक कर दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल में नहीं, बिल्कुल नहीं। फेडरल कोर्ट कब कहा गया हम बता रहे हैं, और क्यों कहा गया वो भी बता दे रहे हैं। तो जब बनाया गया था तो कोई एडल्ट फेडरल कोर्ट नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा गया। लेकिन वो कोर्ट आज के जैसा नहीं था। वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आपस में अगर कर्मचारियों के बीच में कोई गतिरोध हो और ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भारतीय से अगर कोई गतिरोध हो तो वो केस सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? और भारतीय कानून से कहा है उनके कर्मचारी पनिश होंगे या उनको दंडित किया जाएगा, तो ये कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट हम लोग बनाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आपस में अगर कोई गतिरोध होगा तो यहाँ पे निपटा लेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी और किसी भारतीय के बीच में अगर कोई गतिरोध होगा तो उसको निपटाएंगे, और भारतीयों के बीच में अगर कोई बवाल होगा तो नमस्कार, समझिए बूझिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसी में आपने सुना होगा कि नंद कुमार बड़े उत्साहित हो गए। हाँ, वो भी चले गए, और किसके खिलाफ चले गए? वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ चले गए। हाँ, जाहिर सी बात है, वो गवर्नर जनरल था, उसके खिलाफ चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीयों के बीच में अगर होगा तो जाया जा सकता। उन्होंने कहा है और हम चल रहे हैं। और उनको पता नहीं था कि मुख्य न्यायाधीश थे एलजेएम पे, बड़े अच्छे मित्र थे, और फिर सब खिचड़ी पका के इनको फांसी पे टांग दिया नंद कुमार को। फिर समझ में आ गया। और मुझे लगता है
कि पूरी दुनिया में इकलौता नजीर होगा कि आर्थिक मामलों में किसी को मृत्युदंड दिया जाए। अरे आर्थिक मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाता, जेल वेल भेज दे वो सब चलेगा, लेकिन ये सब नंद कुमार को टांग दिए तो बता दिए गलतफहमी मत पालना, कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना। बहरहाल जो फेडरल कोर्ट क्यों कहा गया बेटा वो हम बता रहे हैं। 1935 जो भारत शासन अधिनियम आया, उस अधिनियम में अंग्रेजों ने भारत को संघीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की, और जब उन्होंने संघीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की तो ऐसे हर उस जगह को संघीय शब्द बोला जहां उनको स्पेस मिला। जैसे उन्होंने संघीय लोक सेवा आयोग कह दिया, लोक सेवा आयोग बन गया था ना, तो उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दे दिया, उसे भी संघीय कह दिया, और इस कोर्ट को भी संघीय कह दिया। माने जहां जहां उनको लगा कि संघीय कह देना चाहिए वहां वहां संघीय कहा, लेकिन सिर्फ कहा, कोई संघ फंग नहीं बना, क्योंकि मैंने लिखाया होगा वो संघ ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के बीच मिलकर बनना था, और देसी रियासतें इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो तैयार तो हुई नहीं, लेकिन वो दादागिरी अपनी किए जहां जहां उनको, जैसे हम लोगों का केंद्रीय विधानसभा 2 सदनी व्यवस्था हो गई थी ना बेटा, वापस अब क्या ले चल रहे हो, सब लिखाया है मैंने। तो 2 सदनी व्यवस्था हो गई थी, केंद्रीय विधानसभा थी, उसको भी नाम बदल के कर दिया संघीय सभा। तो जहां जहां उनको संघीय शब्द एडजस्ट करने की जगह मिली वहां वहां उन्होंने किया, लेकिन इसका अभिप्राय नहीं कि कोई संघीय पंघीय था, वो सिर्फ एक ड्रामा था। ठीक है बेटा। बहरहाल जब हम गणतंत्र हुए तो हमने भी अपना सुप्रीम कोर्ट बनाए रखा, कंटिन्यू रखा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वह नहीं थी। टर्म्स एंड कंडीशन अब हमारी हो गई, हमारे संविधान के हिसाब से हो गई, जो 124 में लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा? हाँ, एक नोट बना लो। नोट बना के लिखे बेटा, वर्ष 2019 में एक संशोधन के द्वारा, वर्ष 2019 में एक संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई। 33 + 1 लिखिएगा। ठीक है बेटा? तो ये सब जो आप लिख रहे हैं बेटा एक आदत परीक्षा के लिए लिख रहे हैं, है ना। आपसे अगर ये पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, संसद निर्धारित करती है विधि बनाकर। ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद। तो ध्यान रखना, हर जगह संसद संसद मत चिल्लाना, काम बिगड़ जाएगा। सुनो, अब हम बोल रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित होती है। अब सलाह वाला किसी की हो वो अलग चीज है, लेकिन ये कोई संसदीय प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ये डिफरेंस है बेटा, दिमाग में रखिएगा। आगे हम पढ़ाएंगे हाई कोर्ट तो आएगा। 12 अब लिख लें 124(2). इसी पे बड़ा गतिरोध है बेटा, तो बात करेंगे थोड़ा। 124(2). हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हेडिंग बना लें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखिए बेटा, है ना। एक्चुअल में संविधान में क्या लिखा था और इस समय क्या हो रहा है, इसी को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि 124(2) में यह लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। आगे लिखा गया, ऐसी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेगा जिसे वह उचित समझे। ये तो लिखा हुआ 124(2) में, लेकिन ये तो होता नहीं, हो तो कुछ अलग रहा है। तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे चर्चा होगी बेटा। तो पहले तो संविधान वाला लिख लो। हाँ, लिखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु ऐसी नियुक्ति करते समय वह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेगा जिसे वह उचित समझे। जिसे वह क्या समझे बेटा? उचित समझे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बेटा, है ना? यही लिखा ही है कि वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। और नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेगा जिसे राष्ट्रपति खुद ही ठीक समझे। जैसे दाल में काला तो इधर ही दिख रहा है, लेकिन छोड़ो, व्यवस्था ये बनाई गई इस देश में, ये व्यवहारिक व्यवस्था है, संवैधानिक नहीं, कि अमूमन सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसे ही मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता था। और बाकी न्यायाधीश बनाते समय और किसी से परामर्श ले न ले, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते थे। ये व्यवस्था थी व्यवहारिक, संविधान में तो जो लिखा हुआ आपके सामने है। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। वो जब मुकदमा आया था ना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और उस निर्णय, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वो निर्णय जैसे ही आया ऐसे ही फिर इंदिरा जी ने क्या किया कि अजीत नाथ रे थे, कम वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बाकी न्यायाधीशों ने रिजाइन कर दिया, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनका भाड़ में जाए, वो रहेंगे नहीं न्यायाधीश। तो बड़ा गतिरोध हो गया। अब सरकार की हुई बड़ी किरकिरी। होगी भाई, देश में बवाल हो जाता है ना। अभी आपने देखा था 3 न्यायाधीश अभी 2-3 साल पहले 12 के मीडिया से बात कर रहे थे। हाँ, तो बवाल हो गया था ना। देश आशंकित हो जाता है कि गड़बड़ क्या हो रहा है, न्यायाधीश काहे नाराज है। तो ये तो बवाल हो गया, तो वहां तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। तो फिर इंदिरा जी आई सामने और उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। एक्चुअली विधि आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो हम योग्यता को ध्यान में रखें। देखो एक बात बताएं बेटा, जब आप कोई ऐसा कार्य कर दे जो परंपरा के विरुद्ध हो, तो उस कार्य को करने के बाद अपना बचाव जब करेंगे ना, तो बचाव अच्छा नहीं हो पाता। पहले ही हल्ला मचा दो, तब करोगे ना तो आपका बचाव हो जाएगा। अगर इंदिरा जी को यह करना था तो उनको पहले ही ये प्रचारित कर देना चाहिए था कि अब जो नियुक्ति होगी योग्यता के साथ साथ वरिष्ठता दोनों को ध्यान में रखेंगे। और ऐसा अगर की होती तो बवाल नहीं होता। लेकिन गड़बड़ करने के बाद जब आप बचाव करोगे तो लोग तो नहीं मानते। अब वो ढूंढ ढांट के एक रास्ता निकाली कि कैसे जान बचे, कैसे जान बचे, तो विधि आयोग के जिम्मे ठोक दिया। 77 में भी गड़बड़ हुआ, एमएच बेग को बना दिया मुख्य न्यायाधीश। तो ये गड़बड़ी तो होती ही रही। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि फिर सब ठीक हो गया, फिर वो वरिष्ठता का नियम और ये सब पालन होने लगा। तो उसमें एक मुकदमा बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपको हर हाल में पढ़ना होगा, जानना होगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 का मुकदमा, 9 न्यायाधीशों की बेंच। क्योंकि जब भी संवैधानिक मामला होगा तो ठीक ठाक न्यायाधीश बैठेंगे। हाँ, 7, 9, 11, 13 लाइक दिस। तो अब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का एक मुकदमा खुद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गया। और सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि सर आप ही बताइए ना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे हो। पहली बार यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय को मिल गया मौका कि अब हम बताते हैं कैसे होगा, है ना। उसने फैसला दिया विशिष्ट स्थितियों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ऐसा कहा। दूसरा उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी होगी तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगी।
और ऐसी परामर्श वह अपने 2 अधीनस्थ सहयोगियों के माध्यम से देगा। तीसरा उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है या नहीं होनी है, यह फैसला भी मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे। यानी सरकार फैसला नहीं करेगी कि इसमें 2 न्यायाधीश अलग से नियुक्त हम करने जा रहे हैं। यानी स्टार्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो मामला तो क्लियर हो गया, उसके बाद से मामला क्लियर हो गया। क्लियर है? बवाल कहां हो गया उसी को थोड़ा समझना है। एक नोट बनाओ बेटा, लिखो। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। बनाम माने वर्सेस 2 जने होंगे ना लड़ाई भिड़ाई में, ठीक है। मुकदमा है तो 2 पक्ष होंगे। एक पक्ष कौन था बेटा? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। मुकदमे का वर्ष था 1993। तो क्या हुआ मुकदमे में फैसला? लिखें। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि 9 माने नए नहीं, 9। हाँ, पता नहीं क्या समझ लो आप। 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला दिया कि, निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होगी। मामला कब का है बेटा? 93 का। वर्ष याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है। ठीक है? तो पॉइंट बना बना के अलग अलग करके लिखो। पहला, विशिष्ट स्थितियों के अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। कौन होगा बेटा? वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सबसे सीनियर होगा वह होगा। तो योग्यता वाला बवाल ही खत्म हुआ बेटा। क्लियर है? दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। किससे बेटा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, जिसे वह अपने 2 अधीनस्थ सहयोगियों के माध्यम से देगा। जिसे वह अपने 2 क्या बेटा? अधीनस्थ सहयोगियों के माध्यम से देगा। कोई संदेह बेटा तो पूछ लो। सब ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखो। अपने 2 अधीनस्थ सहयोगियों के माध्यम से देगा। हो गया बेटा? तीसरा लिखो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है अथवा नहीं, यह प्रस्ताव भी मुख्य न्यायाधीश की ओर से आएगा। यह प्रस्ताव भी कहां से बेटा? मुख्य न्यायाधीश की ओर से आएगा। यहां तक क्लियर है? इन लाइनों को पढ़ के एक बात तो समझ में आई गई कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी के लिए कहीं कोई जगह नहीं छोड़ा। उसने बता दिया कि अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी।
सरकार थोड़ी परेशान हो गई कि अरे भाई हम लोगों के लिए तो जगह ही नहीं है कुछ। तो अब इसमें एक शब्द था परामर्श। बहुत पहले मैंने बताया कि जो परामर्श होता है वो बाध्यकारी नहीं होता। परामर्श आदेश थोड़ा ही है। तो आदेश और परामर्श में तो यही तो अंतर है। एक ही परामर्श बाध्यकारी था 74 वाला है ना, कि मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति कार्य करेंगे, परामर्श के अनुसार करेंगे, तो वहां तो बाध्यकारी हो गया। लेकिन हर परामर्श बाध्यकारी तो नहीं होता। तो राष्ट्रपति ने कहा सर्वोच्च न्यायालय से ही कि क्या ये जो परामर्श है वो बाध्यकारी है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से ही ये पूछ लिया गया कि जो इसमें परामर्श शब्द आपने लिखा है यह क्या बाध्यकारी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी ठीक ठाक एक परामर्श दिया और वही परामर्श बन गया कॉलेजियम। 2 को बढ़ा के 4 कर। हाँ, 2 को बढ़ा के कह दिया 4 और कहा परामर्श बाध्यकारी है ना बेटा, लिख ले। अनुच्छेद 143 के अनुसार परामर्श के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया। कितनी मजेदार बात है ना। विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया। क्लियर है बेटा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने फिर रिट्रेट किया, फिर बताया कि अब जो मामला कहीं डाउटफुल आपको लग रहा है तो हम क्लियर कर दे रहे हैं। पहला उसने कहा कि परामर्श तो बाध्यकारी ही होगा, परामर्श के अनुसार ही करना होगा। दूसरा संशोधन कर दिया कि 2 के स्थान पे नहीं 4 न्यायाधीश होंगे, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। इन्हीं को आज की डेट में कॉलेजियम कहा जाता है। क्लियर है बेटा। हाँ, लिखे। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि परामर्श अनिवार्य है, माने बाध्यकारी है, तथा अधीनस्थ न्यायाधीशों की संख्या 4 होगी। अधीनस्थ न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी बेटा? 4 होगी, जिससे मुख्य न्यायाधीश परामर्श लेंगे। जिससे मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे बेटा? सलाह लेंगे। तो पहले इन लोगों से सलाह लेंगे और फिर वो सलाह पास कर देंगे किसको? राष्ट्रपति को। यही 4 और प्लस 1 लोग जो हो गए बेटा कॉलेजियम। लिखें? हाँ, लिखें। वर्तमान समय में 1 + 4 यानी 1 + 4 न्यायाधीशों का समूह ही कॉलेजियम कहलाता है। तो सब तो अच्छा भला चल ही रहा था, बवाल कहां हो गया? सब तो ठीक ठाक बन गया, नियम वम कॉलेजियम और ये वो, तो फिर आखिरकार गड़बड़ कहां हो गया? तो गड़बड़ कहां हो गया थोड़ा वो समझिए। एक्चुअल में एक संविधान संशोधन हो गया, 99वां संविधान संशोधन वर्ष 2014 224 का बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाया गया बेटा? नहीं 200 नहीं, सॉरी 124 का या ए बढ़ा दिया गया। कहा गया कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक समिति बनाई जाएगी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, NJAC। ये बनाया जाएगा, इसका वर्णन उसी में कर दिया। ये बनाया जाएगा और इन्हीं के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अब की जाएगी।
तो ये क्या था बेटा, थोड़ा इसको समझना है। माने ये जो था इसमें कौन कौन लोग थे, तो कहा गया कि इसमें एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश, बोले बेटा। दूसरा कहा गया 2 अन्य उप न्यायाधीश, और 6 लोग थे। इसमें ध्यान रखना, ये जो बनाया गया कितने लोगों का बेटा, 6 सदस्यीय बनाया गया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे। हाँ, वेरी गुड, विधि मंत्री। इसमें तो मतलब कानून का जो व्याख्या हो सकता 2 प्रबुद्ध विशिष्ट व्यक्ति होंगे, माने जो विधि की जानकारी। तो 2 हो गए, 2 4 हो गए, 1 5 और 1 6। अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। मामला कब का है बेटा, 2014 का। तो इसमें कोई खोट तो नहीं दिख रही थी। इसमें अरे रुक जाइए, नहीं ठीक है, उसमें अभी उससे बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ये लोग मिलजुल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करें तो कोई खोट नहीं दिख रही है, कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अब अगर देखें तो 3 लोग ये हो गए, 3 वो, तो मामला तो थोड़ा बराबरी का ही चल रहा था, इतना नाराज हो जाने की जरूरत तो नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। ये संविधान संशोधन अवैध है, गलत है, बस इसी को लेके बवाल मचा हुआ है। अच्छा, इन पे थोड़ा सा बात कर ले। ये कौन 2 लोग महोदय होंगे, तो कहा गया इनकी भी नियुक्ति करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा। ये लोग मिलकर फैसला करेंगे कि 2 प्रबुद्ध लोग कौन होंगे। तो इसमें भी तो न्यायाधीश महोदय हैं, और ये जो 2 प्रबुद्ध लोग होंगे इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, और ये 3 साल के लिए होंगे। क्लियर है बेटा? तो व्यवस्था मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी विश्लेषण है, कोई बहुत ऐसा तो नहीं था जिसमें बहुत भड़क जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को यह लगा कि ये तो अतिक्रमण हो जाएगा, और उसी का हवाला देते हुए 1993 के केस को, जो 23 केस था, उसी का हवाला देते हुए कहा यह अवैध है। तो खैर यही सब चल रहा रस्साकसी। तो सरकार अपना पक्ष दे रही है कि भाई इसमें क्या गलत है, विपक्ष के लोग को भी शामिल कर रहे हैं, जज को भी शामिल कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है ना, कि कहते हैं ना कि मुंह में खून लग गया है तो इसे कैसे छोड़ दे ना। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में पूरी तरह से मोनोपोली न्यायपालिका की है। न्यायपालिका भी अपनी जिद नहीं छोड़ रही है, उसको भी लग रहा है कि जो नियुक्ति अभी हम करते थे उसमें कोई क्यों हस्तक्षेप करे, क्योंकि उन्हीं को निर्णय करना है, उन्हीं को न्याय करना है, उन्हीं को किसी संविधान संशोधन को वैध कहना है, अवैध कहना है, तो सारा अधिकार है। तो आज घुमा फिरा के मामला कोलिजियम वाला ही है ना बेटा? तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, पिक्चर एकदम क्लियर है कि नियुक्ति का प्रावधान यह था, व्यवहार में वह हो गया, फिर 93 से एक व्यवस्था बना दी गई, फिर ये बवाल कर दिया, और फिर 15 में रद्द कर दिया, यानी वो पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई। थोड़ा लिख लो बेटा, इसको क्लियर कर लिया जाए आज, है ना बेटा? तो अभी क्या व्यवस्था हो गई बेटा, उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखें, 99वें संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, हिंदी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NJAC,
नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 124A स्थापित किया गया। ठीक है बेटा, जिसमें 6 सदस्यीय एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है बेटा, तो इसका कंपोजिशन क्या क्या था वो जरा लिखना होगा, तो 1 2 3 4 करके लिखिए। प्रावधान किया गया, हो गया बेटा। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा अध्यक्ष, माने इसका अध्यक्ष कौन होगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की अध्यक्षता किसी करने का प्रावधान बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश को। क्लियर है बेटा? आगे लिखो। दूसरा, 2 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, दो सर्वोच्च न्यायालय के क्या बेटा? अन्य न्यायाधीश, हो गया। तीसरा, विधि मंत्री, कानून मंत्री, अगला 2 विशिष्ट प्रबुद्ध व्यक्ति, दो विशिष्ट प्रबुद्ध व्यक्ति। तो कुल मिला के कितने लोग हुए बेटा? 6 लोग। ये 6 लोग व्यवस्था की गई थी कि आगामी अब न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, इस प्रक्रिया से होगी। क्लियर है? तो अभी इनके बारे में एक नीचे लिख लो। प्रबुद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भी एक समिति होगी। यानी 2 प्रबुद्ध व्यक्तियों की जो नियुक्ति होगी उसके लिए भी क्या बेटा? एक समिति बनाई जाएगी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री करेंगे, इसी को लेकर तो बवाल हुआ। जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तथा एक विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता होगा। एक विपक्ष का नेता हो, यानी कोई अगर सदन में विपक्ष का नेता हो, या सबसे बड़े दल का जो नेता हो वो होगा। क्लियर है बेटा? तो ये लोग मिलके इन 2 लोगों को नियुक्त करेंगे, फिर ये लोग मिलजुल के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करेंगे। तो कुछ ठीक ही ठाक था, कोई बड़ी परेशानी तो मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं हो पाया बेटा, है ना। लिखे, वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को तथा इस भाग को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया, अर्थात कोलिजियम व्यवस्था को बहाल रखा। यानी कोलिजियम प्रणाली जो थी बेटा, उसको उन्होंने बनाए रखा। तो मुझे लगता है कि एकदम दृष्टिकोण एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने इसीलिए शुरू से, लेकिन संविधान में तो वही लिखा था बेटा कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे जिसे वो उचित समझें। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बदली
बीच में 1-2 गतिरोध आया, जैसे मैंने कहा 73 में आया, 77 में आया। उसके बाद तो फिर प्रणाली ठीक ठाक चलने लगी, चली रही थी। हमें 93 तो फैसला आया ही, वो तो बता दिया कि मैंने न्यायालय का ही हस्तक्षेप रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। ये बवाल हो गया, और यही बवाल बहुत बड़ा बवाल हो गया, और इसको निरस्त किया जा रहा। सरकार बार बार तर्क दे रही है कि भाई इसमें क्या बुराई है, लेकिन कहते हैं कि एक प्रणाली जो स्थापित हो जाती है बेटा, उस प्रणाली को फिर बदलना और नई प्रणाली इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान तो नहीं है, तब जबकि फैसला सर्वोच्च न्यायालय को ही हर विषय में करना है, तो मुसीबत है। आगे बेटा। हाँ, जहां जहां सरकार पचड़े में पड़ जाए वहां चुप ही रहने में भला ही है। आनंद लेने की जरूरत है तो आनंद लेंगे ना बेटा। 12 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता क्या होगी, योग्यता क्या होगी। आज इसको भी पूरा कर लेते हैं। देखो, ये सब फॉर्मेलिटी है जो हम कर रहे हैं, हम छोड़ के भागेंगे नहीं कोई इलाका, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और न्यायाधीशों के प्रकार वगैरह तो उस पर हम बात करेंगे बेटा भी। तो आज इसको क्लियर करते हैं। हाँ, तो अर्हता क्या है भाई। भारत का तो कॉमन वो है, हर जगह दिखेगा, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, फलाना डेमा का, छोड़ो वो सब। इसके अलावा कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए 3 समूह बनाया गया। कहा गया कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 साल अधिवक्ता के रूप, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में। तो न्यायाधीश के रूप में 5 साल बेटा, अधिवक्ता के रूप में 10 साल, और तीसरा कि राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो, विधि का विशेषज्ञ हो। तो इसमें से कोई मिल गया तो उसको न्यायाधीश बना देंगे। तो क्या क्या था बेटा, 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि के विशेषज्ञ हो। हाँ, वही हो गया, मतलब है ना। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इस पे नियुक्ति हुई नहीं, कोई नहीं। काहे नहीं मिलेगा, अब करना चाहे तब ना, न्यायाधीश लोग करने दें तब ना। अरे भाई, एक चीज बताओ, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में टीचर्स जो लॉ पढ़ाते हैं, विधि पढ़ाते हैं, तो विधि की डिग्री भी है उनके पास, विधि की बढ़िया समझ है, तो वो उनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन कोलिजियम माने तब ना। परेशानी ये है ना बेटा। अब एक हेडिंग बना लो, छोड़ दें, न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान, यानी न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। लिखे नहीं हो, लिखोगे नहीं, ये सब भी लिखना हो तो लिखा देते हैं, लिखा दें, अब बड़ा अच्छा लगता है लिखने में। चलो लिख लो, लिख ही लो भाई। इसलिए बना दिया कि रिवाइज करते इसमें याद आएगा, ये भी हमको पढ़ना है, तो और कोई वजह नहीं थी। चलो लिख लो भाई, बच्चे का मानना है, लिखें। हाँ भाई, नहीं, जैसे होता ये है ना बेटा, तरीका क्या है कि जैसे नोट्स में बच्चे ये प्रत्याशा करते हैं कि सब रहे। अब ये हम कहाँ जाएंगे रिवाइज करने, तो यही से रिवाइज करने, तो चलो भाई सब हो जाता है, चले लिखें। अब पागल दिवालिया वाला नहीं लिखाएंगे, है ना। लिखें, पहला, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, कम से कम। क्लियर है बेटा। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य हो। ये भी ना मिल पाए, हाँ, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हूं, एक्सपर्ट हूं विधि के।
राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या बेटा, पारंगत विधि वेदता हूं। ठीक है। 124(4) में बेटा उल्लेख है कि न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करनी है। बस एक बात ध्यान रखना कि महाभियोग नहीं है ये, है ना। हम आपको बताएंगे कि इस प्रक्रिया में और महाभियोग की प्रक्रिया में क्या अंतर है। देखिए, लगभग से नहीं बात बनेगी, बस। तो वैसी प्रक्रिया नहीं है बेटा, इस प्रक्रिया में अंतर है। और वहां भी मैंने आपको बताया था, पहला अंतर तो यह है कि महाभियोग में दूसरे सदन से प्रस्ताव जैसे ही पारित होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यहां नहीं होता, यहां दूसरे सदन से जब पारित होगा तब राष्ट्रपति हटाएगा पद से। पहला तो अंतर यही है बेटा। राष्ट्रपति के लिए 2/3 मत की आवश्यकता है, इनके लिए विशिष्ट मत की आवश्यकता है। क्लियर है? हाँ, विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता है। तीसरा डिफरेंस, राष्ट्रपति के लिए दूसरे सदन में एक जांच समिति बनती है, न्यायाधीशों के लिए पहले ही सदन में जांच समिति बनती है। नहीं, लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जहां भी हो, वहां आएगा तो होगा। तो हम कल बेटा इस पे विस्तार से बात करते हैं। तो आज हम यही समाप्त कर रहे हैं, कल मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और हम अपनी पूरी क्षमता पर कोशिश करेंगे एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे सब।